सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मुसलसल खसारे और कर्ज के बोझ तले दबी कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन की हुकूमती कोशिश खजाने के बोझ को कम करने के मंसूबे का हिस्सा है। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था PIA की निजकारी की पहली कोशिश हुई थी जो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई थी, जब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने निजकारी कमीशन की 85.03 बिलियन रुपए की तवक्कुआत के बरक्स PIA के 60% शेयर्स के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश की थी, जिससे बोली की कोशिश फिर उसके बाद मनसूख कर दी गई थी। अब PIA की निजकारी के लिए पेशकश के साथ टैक्स इंसेंटिव्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी की गई हैं, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी और दिलचस्पी बहाल हुई है। नए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मकसद PIA के ऑपरेशंस एक नई होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करना है और इंतजामी और मिल्कियती तौर पर PIA को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है। कौमी एयरलाइन के 100% शेयर्स तक की फरोख्त में दिलचस्पी के इजहार की आज आखिरी तारीख थी। बोली देने वालों में हमने ये देखा कि यूनुस ब्रदर्स ग्रुप और आरिफ हबीब लिमिटेड की क़यादत में एक कंसोर्शियम शामिल रहा, जिसमें फातिमा फर्टिलाइज़र, लेक सिटी और द सिटी स्कूल भी शामिल हैं। और फिर पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र की सनत मुनाफा बख्श फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी उसने भी दिलचस्पी के इजहार की दरख्वास्त जमा कराई है। और PIA के फ़रोग में एयर ब्लू लिमिटेड के साथ साथ जैरिस ग्रुप ने भी हिस्सा लिया और PIA के मुलाजमीन का एक ग्रुप भी बोली के लिए सामने आया है। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई थी, जिसमें तकरीबन 80% पुराना कर्ज हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया ताकि सरमायाकारों के लिए प्राइवेटाइजेशन के अमल को मजीद अट्रैक्टिव बनाया जा सके। लेकिन PIA की बोली लगाने वाली कंपनीज और कंसोर्शियम्स को एक्स्ट्रा मुलाजमीन को निकालने की इजाज़त से मुताल्लिक खदशात मौजूद हैं। अब कई सवालात हैं यहाँ पर। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह कि जो खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन की कोशिश है, इस बार उसका नतीजा क्या निकलेगा, चूँकि जो पिछले साल रिकॉर्ड है वो भी सामने है। और जो बिडर्स हैं, हमने देखा था कि इब्तदाई तौर पर 6 बिडर्स सामने आए थे, 5 बिडर्स बैक ऑफ हो गए थे। जैरिस ग्रुप उस वक्त भी एक कंटेंडर के तौर पर मौजूद था, लेकिन फाइनल बिडिंग में उसने हिस्सा नहीं लिया था और अब एक बार फिर दिलचस्पी का इज़हार उनकी जानिब से किया गया है। तो जैरिस ग्रुप के MD अकरम वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस बार क्या मुख्तलिफ है और क्या ये प्राइवेटाइजेशन कामयाब हो सकेगी। बहुत शुक्रिया अकरम वली साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। गुज़िश्ता प्राइवेटाइजेशन से पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई थी, उस वक्त भी आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कंसर्न्स थे जो आपने बताए भी थे, लेकिन उस वक्त हुकूमत और प्राइवेटाइजेशन कमीशन उनको शायद दूर नहीं कर सका। तो अब क्या तब्दीली आई है और अब कितना इस वक्त एक पॉजिटिव फील है आप में और किस तरह से प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ेगी, क्या लग रहा है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, इस वक्त तो लास्ट टाइम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। अपनी जो पॉलिटिकल हालात के हिसाब से भी देख लें और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बहुत मुस्बत है। और ये मेरा ख़्याल है जो लास्ट अमल प्राइवेटाइजेशन का हुआ था और जहाँ पर कुछ खामियां थीं और जो गैर संजीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी, सबसे इसमें जो चीज़ नुमायाँ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इस अमल को कंटिन्यू किया है, जो बहुत मुस्बत चीज़ है। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इस वक्त इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की फेवर में है। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इदारा PIA और जहाँ पर इतना खसारे में चलने वाला इदारा, लेकिन उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। तो अब की दफ़ा जो गवर्नमेंट ने कंसेशन रखे हैं और जिस तरह इसका तसलसल रखा है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि ये इस तरह के खसारे वाले इदारों को बड़ी शफाफियत के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए। इस वक्त पॉलिटिकल हालात और ख़ास तौर पे जो कुछ दिनों पिछले जो हमारे मामलात रहे हैं जियोपॉलिटिकली, उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत पजीराई मिली और बड़ा अच्छा वक्त है कि हम इसका फ़ायदा उठा के इन्वेस्टर्स को न कि सिर्फ उनको इनकरेज करें बल्कि उनके साथ साथ और मज़ीद कंसेशंस के ऊपर भी काम करें। और अगर वक्त लेना हो तो और भी वक्त ले लें, क्योंकि इस वक्त PIA के लिए करके भी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टर्स के लिए करके भी बहुत अच्छा मौका है कि वो इन हालात का फ़ायदा उठा करके
PIA के लेकर के कोई बेहतरी का रास्ता निकाल। सही। तो अकरम साहब एक तो PIA का मुलाजमीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, उनके लेकर के भी एक बेहतरीन मौका है। जो कंसेशन हुकूमत ऑफर कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन जो यूरोप के रूट सब बहाल हुए जा रहे हैं। जब पिछली बार प्राइवेटाइजेशन हो रही थी अक्टूबर 2024 में, उस वक्त कोई इम्कान नहीं था अगले 2-4 माह तक के वो रूट्स बहाल हो सकें। अब मुमकिन तौर पर UK के रूट्स भी बहुत जल्द बहाल हो सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी अट्रैक्शन है इस वक्त बिडर्स के लिए, आपकी कंपनी या दीगर कंपनीज के लिए? अगर आप इसको यूरोप के हवाले से देखेंगे, देखें वो रूट्स तो हमारे पास पहले भी थे और वो हमारे बायलैटरल टॉक्स का हिस्सा है। उन रूट्स को इवेंचुअली तो उनको सेटिस्फाई करके होना था। मेरा नहीं ख्याल है कि वो तो, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत एहतियात के साथ उन रूट्स पर ऑपरेट करें। वो बड़े महंगे रूट होते हैं यूरोप के, जहाँ पर एक एयरलाइन ऑपरेट करती है वहाँ खसारे के भी बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ठीक है, वो आपने स्टार्ट कर लिया, एक बहुत कामयाबी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अभी बहुत काम और करना पड़ेगा इसके लिए। अब सर, जो उम्मीद है कि अगला जो भी इसके मैनेजर्स आएंगे और इन्वेस्टर्स आएंगे उनको आके उसको रैंप अप करना पड़ेगा। सही। अब ये जो बिडिंग ज़ाहिर है किसी कंपनी की SOE की होती है, तो उसकी बुनियाद या उसका मेरिट आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? वो जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस लोग रखते हैं वो उनको मौका मिलना चाहिए, या फिर ज़ाहिर है जो बिड ज़्यादा करेगा, जो रेफरेंस या बेस प्राइस के करीब तरीन होगा, या जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा गवर्नमेंट की, तो फिर उसके फेवर में फैसला जाता है? मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन है कि एक तो मालियाती या सरमायाकार जो बड़ा मजबूत होना चाहिए, जो ठहर सके, क्योंकि अभी बहुत सारे मरहले हैं कि पहले तो बिडिंग का प्रोसेस है, बिडिंग के साथ साथ फिर क्या उसके पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो इसको मैनेज करे, इसको सस्टेन करे। तो एक तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और साथ साथ ये है कि क्या उनके पास मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ है। मेरा ख्याल है, देखिए, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस को देख के जो लोग समझते हैं वो उन लोगों को भी मौका मिले, तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मेरा ख्याल है। और उसके बाद फिर आप ये और हुआ है दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वहाँ एक्सपीरियंस तो काउंट करता है और बड़े अच्छे लोग एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं। सिर्फ बात यह है कि हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक मोहतात तरीके से इन चीज़ों को मेक श्योर करें। और गवर्नमेंट का काम है कि वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को भी देखे, न कि सिर्फ बिडर और उसकी वैल्यू को देखे। ये बड़ा ज़रूरी है कि सही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए जो इस एयरलाइन को लेकर के सही फैसले कर सकें इसके लिए और इसके मुलाजमीन की। और पिछली बार हमने देखा था कि 85 अरब से जायद का बेस प्राइस, रेफरेंस प्राइस गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किया गया था। तो अब जो कंसेशंस और जो रिफॉर्म्स हुकूमत इस अरसे में लेकर आई है और फिर यूरोप के रूट्स की जो बहाली हुई है, उसके बाद तो फिर ये रेफरेंस प्राइस शायद इसका डबल हो जाए या 70-80% का उसमें इजाफा हो जाए। तो इतने ह्यूज रेफरेंस प्राइस के साथ आपको लग रहा है ये जितने भी इंटरेस्टेड इस वक्त कंपनीज या ग्रुप्स हैं ये सर्वाइव कर सकेंगे? वो वाला एपिसोड एक बार फिर रिपीट तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही बिडर हो बिडिंग के वक्त? बिल्कुल भी नहीं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त दोनों चीज़ें साथ साथ हैं कि एक तो आपके यूरोप के रूट्स जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि साथ साथ आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट के ने जो इक़दाम किए हैं या जो भी इस्लाहात की हैं या जो भी हमारे जियोपॉलिटिकली हम एक बेहतर अंदाज में सामने आए हैं, उसमें इस वक्त इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और साथ साथ जो बिडर अब सामने आ रहे हैं वो ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे हैं और वो ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हमें ज़रा इसको हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए इसके लिए। सही। तो अब अकरम साहब, उम्मीदें आपकी क्या हैं? ये जब बिडिंग होती है तो आपका ग्रुप, आपका चूंकि इसमें बहुत इंटरेस्ट है, लास्ट टाइम भी आप एज बिडर थे लेकिन फिर बिल्कुल लास्ट टाइम बैक ऑफ हुए लास्ट मोमेंट पर, तो अब की बार आप अपने इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? हुकूमत जो भी बेस प्राइस या रेफरेंस प्राइस का ऐलान करती है तो आपकी बिड उसके अकॉर्डिंग होगी? जी, मेरा ख्याल है ये अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी मुस्बत है। इंशाल्लाह हम इसको परस्यू करेंगे
और जो अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करे इंशाल्लाह इसको बिल्कुल फॉलो अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अकरम वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जैरिस ग्रुप के एमडी, और बहुत कॉन्फिडेंट इस वक्त वो नज़र आ रहे हैं कि जब ये बिडिंग का प्रोसेस होगा पीआईए का तो वो इसको एक्वायर करने में कामयाब हो जाएंगे। यूरोप के रूट्स की बहाली एक बड़ा इस वक्त अट्रैक्टिव सिनेरियो बना चुकी है तमाम बिडर्स के लिए। जो कंसेशंस हुकूमत ने अनाउंस किए हैं उसको भी अब बेहतर तरीके से बिडर्स वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जो पीआईए के अपने मुलाजमीन हैं उनका भी एक ग्रुप इसमें अब दिलचस्पी का इजहार कर चुका है, और उनकी दिलचस्पी किस हद तक संजीदा है और इन बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का, बड़े ग्रुप्स का, वो किस तरह से बिडिंग में मुकाबला कर सकेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मरकजी प्रेसिडेंट पीपल्स यूनिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे साथ मौजूद हैं हिदायतुल्लाह खान साहब। हिदायत साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो तमाम मुलाजमीन ने मिलकर पीआईए को ख़रीदने की इस वक्त दिलचस्पी जाहिर की है, ये अमली तौर पर किस तरह से इसको मुमकिन बना सकेंगे आप लोग? क्या प्लान है आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मशकूर आपका कि आपने अपनी कीमती वक्त में हमें भी याद कर लिया और टाइम निकाल लिया। ब्रदर, मसला ये चल रहा है कि इस वक्त तक जो कुछ हो रहा था टोटली एक आवाज़ चल रही थी मीडिया पे भी और हर जगह भी कि पीएल हासिल में। हमारा शुरू दिन से एक दावा था कि पीएल हासिल में नहीं है, लेकिन चूंकि इस पे जो बोझ पड़ा हुआ है अगर वो हटा दिया जाए या रीशेड्यूल कर दिया जाए तो पी अपने आप को दोबारा बहाल कर सकती है। अब चूंकि वो गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे लेने के बाद आपको पता होगा कि पिछले 2024 में पीआईए कम से कम 26 बिलियन की प्रॉफिट कर चुकी है। अब जब प्रॉफिटेबल होगी तो हमारी ये कोशिश थी कि ये बिक न जाए और इसका सर्वाइवल किया जाए। गवर्नमेंट को गए बगा, मैनेजमेंट को भी हमने ये चीजें बताई, लेकिन जो बजट थे कि नहीं हमने इसको बेचना ही है, तो हमने अपना शेयर इसलिए डाल दिया कि हमारे पास हम कंसोर्शियल पे जाएंगे। कंसोर्शियल बनाने के बाद ये होगा कि हमारे साथ कोई प्राइवेट बिजनेसमैन भी अगर शरीक होना चाहता है या इंटरनेशनल भी होना चाहता है तो हम उनको भी इनवाइट करेंगे। बाकी हमारे पास अपना प्रोविडेंट फंड और पेंशन के इतने पैसे पड़े हुए की गारंटी में हम उनको दे सकते हैं। इसलिए हमने बेट डाली हुई है जिसमें तमाम एम्प्लॉइज शामिल होंगे इंशाल्लाह, और हमें यकीन है कि हम इसको भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से चला लेंगे, बजाय कि किसी गैरों के हाथ चला जाए और ये जो हमारा रोजी का वसीला है और हमारे जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे उनकी फैमिलियां बर्बाद ना हो। तो इसलिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट या यहाँ आए हुए जो बिल्डर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे जो साथी अगर मेरे साथ रहे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरीके से हमेशा उन्होंने साथ दिया है, तो उसमें आज तक अल्लाह का शुक्र है कि पीए के खिलाफ जो भी कभी मुहिम आई, मूवमेंट आई और हमने स्टैंड किया तो तमाम दोस्तों ने साथ दिया, उसकी बदौलत आज तक अल्लाह का शुक्र है कि पीए कायम और दायम है और रहेगी इंशाल्लाह। तो हिदायत साहब, कोई लोकल या फॉरेन ग्रुप इस वक्त बड़ा बिजनेस ग्रुप आपके साथ है, ऑन बोर्ड है, कुछ बातचीत वगैरह चल रही है? चूंकि हमने पिछली बार देखा था 85 अरब की उस वक्त बेस प्राइस रखी गई थी हुकूमत की जानिब से, तो अब तो ये बेस प्राइस भी ज़ाहिर बढ़ेगी। अगर ये 140-150 अरब तक पहुँचती है तो इसको किसी बड़े ग्रुप के बगैर शायद मीट करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि जिस दिन से मैंने डेट में हिस्सा डाला तो मुख्तलिफ चैनल्स जो है ना मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं और रब्ते में हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी तक फाइनल स्टेज पे इसलिए नहीं होंगे, मैं तमाम पहले अपने दोस्तों से मशवरा करूंगा, जो मेरे एम्प्लॉइज उनको इकट्ठा करूंगा, उसके बाद जरूर कोशिश यही करेंगे कि बहुत बड़ा इदारा है, छोटा नहीं है। अगर लोग समझते हैं कि पीआई एक महदूद इदारा है, ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तो इसके लिए हमें जरूर किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। और हिदायत साहब, अब ये जो ओवरऑल इस वक्त जो मुलाजमीन हैं, जब भी ये प्राइवेटाइजेशन की खबर आती है और ये प्रोसेस करीब आता है और हुकूमत इसकी तैयारी पकड़ती है, तो क्या एक फ़ील होती है एक आम मुलाजिम की, चूँकि आप लोग का एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहता है और ज़ाहिर हुकूमत की कोशिश भी ये है कि इसमें से किसी को भी जॉबलेस ना किया जाए, तमाम मुलाजमीन की जो रोज़गार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और माजी में हमने देखा था कुछ ग्रुप्स को तादाद पर इशू था कि बहुत ज़्यादा तादाद है, भर्तियां बहुत ज़्यादा और इजाफी हुई हुई हैं, लेकिन अगर तमाम जहाज़ ऑपरेशनल हो जाते हैं, कोई ऐसा ग्रुप आता है जो बेहतर तरीके से इसको चलाने की कोशिश करता है, तो उससे मुताल्लिक फिर क्या सोच है आप लोग की, यूनियन की और एम्प्लॉयज़ की? ब्रदर, बात यह है कि ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की हद तक है कि बहुत तादाद है। एयरलाइन के अगर हालात देखे जाए तो हमारे पास इस वक्त टोटल 7,500-8 हज़ार की स्ट्रेंथ है। ये सिर्फ एक पुरानी रवायत चली आ रही है कि भर्तियां ज्यादा हुई है, ये हुआ वो हुआ। बात यह है कि जब आप जहाज कम करते गए, आपने जहाज नहीं खरीदे, तो टोटल बोझ उसी की वजह से बना हुआ है। इस वक्त भी हमारे पास 30 के करीब जहाज है जिसमें 19-20 ऑपरेशनल होती हैं।
तो अगर इसको हम बहाल कर दें और ऑपरेशनल ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में हमें इससे डबल स्टाफ लेना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि PIA बाकी एयरलाइन की तरह जैसे छोटी एयरलाइन यहाँ चल रही है उनका नहीं है, हमारे पूरे नेटवर्क है, हम पब्लिक को भी कमोडेट कर रहे हैं और प्लस जो है ना हम डिफेंस को भी कमोडेट कर रहे हैं। ऐसे रूट हैं कि जो 100% लॉसेस के, लेकिन चूंकि ये कमर्शियल नहीं है इदारा, अभी तक ये कमर्शियल मैं कहूँगा कि नहीं है, जिस दिन ये कमर्शियल हो जाएगा तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये क्योंकि इसका इस वक्त जो हालात है वो ये है कि हम पब्लिक को एकमोडेट करना, डिफेंस को एकमोडेट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो PA पे बोझ बना हुआ है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ और सिर्फ PA ऑपरेट करती है। इस मुल्क के 5-6 एयरलाइन और भी हैं, 4-5 एयरलाइन, लेकिन कोई भी वहां नहीं जाता, वो बाउंड नहीं है इस पे। लेकिन चूंकि कौमी एयरलाइन है, कौमी एयरलाइन के नाते से इसको हर जगह जाना पड़ता है। मेरी तो अब भी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि इसको प्राइवेट ना करे, क्योंकि लोग उसके बाद बिल्कुल बेसहारे हो जाएंगे। जो पब्लिक को एक फैसिलिटीज है जैसे फॉरेन से फ्री डेड बॉडी या जो कोस्टल एरियाज हैं, तो जब बिक जाएगी तो फिर तो मालिक की मर्जी हो जाएगी कि वो कोस्टल एरिया करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क के लोग हैं। इस तरीके से बहुत सारे और मसाइल भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट IMF से मजबूर होकर बज़िद है कि नहीं जी हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, हम तो आज भी इसके मुखालिफत करते रहे। मजबूरन इस बेट पे इसलिए जाना पड़ा कि चूंकि मेरे एम्प्लॉइज का मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करने जा रहे हैं। अभी तक अगर ये मुखलिस होते तो कम से कम जो स्टॉक होल्डर थे जैसे हम हैं, मैं CBA हूँ, इलेक्टेड बॉडी हूँ, आज अगर मियाँ साहब दावा रख रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो उसी तरीके से मैं भी वोट लेकर आया हूँ और मैं भी लोगों को जवाब दूँ। तो मेरी ये कोशिश थी कि कम से कम हमारी अप्रोच यहाँ तक हो सके कि ये क्या करने जा रहे हैं, कि हमारे जो लोग हैं जो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं उनके मुस्तकबिल क्या होगा और उनके साथ क्या किया जाएगा। कोई 1 साल की गारंटी दे रहा है, कोई 2 साल की दे रहे थे, कोई अभी 6 महीने के दे रहे हैं। तो हमें मजबूरन एक इकदाम करना पड़ा कि ठीक है कम से कम हमारी एम्प्लॉइज की जॉब बच जाएगी और इस मुल्क की जो एक निशानी है मतलब है कि PIA, तो उसकी इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा उसको उस जगह पे लेके जाएं जब स्टार्ट में एक वक्त था बाकमाल लोग लाजवाब सरस के नाम से PA को पुकारा जाता। आज ये देख लें कि आज सिर्फ हमारे यूरोप में पेरिस खुल गया है, कल लाहौर से फ्लाइट गई तो 95-90% सीट्स खुल गई, आती और जाती हुई भी। यही हालत इस्लामाबाद की है, 2 फ्लाइट वीक में और उसमें सीट अवेलेबल नहीं होती। UK अगर खुलता है तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि PA दोबारा अपने उसी हाल पे आ जाएगी जो किसी ज़माने में थी। बहुत बहुत शुक्रिया हिदायतुल्लाह खान साहब, मरकज़ी प्रेसिडेंट PIF एम्प्लॉयज़ हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखते हैं कि PIA के एम्प्लॉयज़ कहाँ तक जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उनका मुकाबला इस बिडिंग में कर पाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ईरान इसराइल तनाज़े और इलाकाई कशीदगी ने आलमी तेल सप्लाई को मुतासर करने के साथ साथ LPG की सप्लाई में भी एक वाज़ेह खलल डाला है और LPG की किल्लत भी इस वक्त मुस्तकिल बढ़ रही है। मुनाफाखोरों और मौके का फ़ायदा उठाने वालों की वजह से कीमतें भी साथ साथ बढ़ रही हैं और अब ऐसा लगता है कि अगर ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के इक़दाम ना उठाए गए तो LPG का शदीद बहरान मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि मुल्क में LPG की माहाना मकामी पैदावार सिर्फ 60,000 से 70,000 मैट्रिक टन और एक दिन में सिर्फ 2,000 मैट्रिक टन से कुछ जायद है और सिर्फ एक दिन की तलब ही 6,000 मैट्रिक टन और माहाना 1,80,000 मैट्रिक टन तक हो सकती है। इसी तरह सप्लाई और डिमांड का फ़र्क एक दिन में तकरीबन 3,500 मैट्रिक टन और माहाना बुनियाद पर 1 लाख मैट्रिक टन से भी जायद हो जाता है, जिससे मार्केट में बैठे मुनाफाखोर भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हैं और कमी का बहाना बनाते हुए LPG की कीमत में मनचाहा इजाफा कर लेते हैं। LPG इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वजारत तवानाई से सप्लाई की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है। एसोसिएशन के मुताबिक LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत 450 से 500 तक पहुँचने का इम्कान है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 6,000 रुपये से भी बढ़ सकती है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर्स भी 20,000 रुपये से 23,000 रुपये तक पहुंच सकते हैं। जबकि मुल्क में LPG ज़ख़ीरा करने का इंफ्रास्ट्रक्चर और सलाहियत भी इंतहाई महदूद है। सिर्फ SSGC और EVTL के टर्मिनल्स की मजमूई गुंजाइश 13,000 मैट्रिक टन है, जबकि अगर हम पड़ोस में देखें तो बांग्लादेश में 3 लाख मैट्रिक टन LPG ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। एसोसिएशन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन पर भी माफिया का कब्जा है, जिसको हुकूमती और प्राइवेट इदारों के जरिए दुरुस्त और शफाफ निज़ाम से चलाया
चलाने की ज़रूरत है। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि मकामी पैदावार को मॉनिटर करने और सप्लाई में रुकावटें दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि LPG की मकामी पैदावार और ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए फौरी तौर पर कौन कौन इस वक्त हुकूमत को उठाने की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरमैन है LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, हम माजी में भी कई मरतबा देख चुके हैं कि खुद से कीमत का इजाफा कर दिया जाता है, बहरान एक आर्टिफिशियली पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसका एक कुल वक्ती और जुज़ वक्ती हल बताइएगा कि सूरत हाल में क्या किया जाए, हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शन हैं? बहुत शुक्रिया जी बोल टीवी का। देखें, हुकूमत जो चाहे जिस वक्त चाहे कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती है। मैं बहुत अरसा दराज ही कह रहा था, खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी हमारी जंगी सूरत हाल को हमें सामना हो तो हमारे लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। पूरे मुल्क में आप जिस तरह आपने सारी चीज़ें डिटेल बताई, वाकई इस वक्त जो हमारी खपत है, ये जितना स्टोर है ये नाकाफ़ी है। जब तक इसका बड़ा जहाज़ रखने का अरेंजमेंट्स नहीं होगा, जब तक इसका सिस्टम जो टर्मिनल है वो बड़ा नहीं होगा और स्टोर बड़ा नहीं होगा, इस मुल्क में ये मसाइल आएंगे और फिर LPG गैस माफिया इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप देखें, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की लोकल पैदावार है वो 2000 टन के करीब है, उसको ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, कहाँ चलेगी वो भी आज आप देखेंगे इंपोर्ट कीमत से ऊपर मिल रही है। मेरी सबसे पहले गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, OGDCL पे चंद LPG के ताकतवर लोगों का कब्जा है, उसको वो LPG जो है और या मकामी और जो LPG है वो सारी की सारी मिक्स करके तमाम, जिस तरह PPL का फार्मूला, तमाम में मार्केटिंग कंपनी में मसावी तकसीम की जाए और उसके बाद फिर LPG इंपोर्ट जो PSO जिस तरह डीजल करता है वो इंपोर्ट मिक्स करके निकालेंगे, इसमें रेट भी कम हो जाएगा और जिस तरह अजारादारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, आवाम को सस्ती गैस मिलेगी और प्रॉपर मिलती भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि गैस LPG पे शुरू दिन से तमाम अदारे खामोश है, कंपटीशन कमीशन भी खामोश है, बाकी भी खामोश है। मैं अली परवेज़ मलिक साहब का बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने इसके ऊपर स्टेप लिया और अगले हफ्ते इस पर मीटिंग भी कॉल की और चेयरमैन ओगरा ने लगातार डे बाई डे डेली इस पर वो ओगरा चेयरमैन जो है वो पूरे पंजाब की बाकी सूरत हाल से भी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी जो है कि कोई इकदाम करे ताकि LPG का स्टोर बढ़ाया जाए, ताकि ये डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर चाके जो पैसा बनाते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। चेयरमैन ओगरा का और बहुत अच्छा इकदाम है जिसको मैं सराहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आपने देखा कि इसके अलावा आपने मुल्तान में बोदर ब्लास्ट होते देखे, DG खान में बोदर ब्लास्ट होते देखे, वहाँ पे मुकदमात ही खारिज हो गए, यानी गुजरांवाला में 4 दुकानें सिलेंडर बना रहे उनके खिलाफ मुकदमा नहीं। चेयरमैन ओगरा ने बड़ी मेहनत की और एक ऐसी जो 1898 की जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होने जा रही है। अब 14 साल तक सजा होगी। अब ये ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को भी इसी तरह 14 साल सजा होगी, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे जी। सही। तो इरफान साहब, जो ज़ाहिर गवर्नमेंट जो सबसे पहले जो स्टेप उठा सकती है उसे उठाना चाहिए, वो तो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब इस कैपेसिटी को बढ़ाना है तो ये जो पिछले चंद साल गुजरे हैं, जब हमने देखा कि हमारे जो ज़खायर थे वो डिप्लीट होते गए, गैस के नेचुरल ज़खायर, और हम इम्पोर्टेड पर किसी हद तक इन्हिसार कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटी अब तक बढ़ क्यों नहीं सकी है और अभी इसको बढ़ाने में अब कितना अर्सा लगेगा अगर स्टोरेज कैपेसिटी को हमने बढ़ाना है? तो देखें, बड़ी अफसोसनाक मैं बात बता रहा हूँ, पिछले 5 साल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट LPG जो जामशेद ज्वाइंट वेंचर है वो बंद पड़ा हुआ है और अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। पाकिस्तान की बहुत ऐसे की जो कमेटी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने उनको चलाने के लिए इक़दाम भी किए, अहकाम भी किए, लेकिन अफसोस अभी तक वो चल नहीं सका। हमें लोकल प्रोडक्शन को भी फौरी तौर पर बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी उसको भी बढ़ाना चाहिए, हमें बड़े टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए। एक हाफ के करीब एक बड़ा टर्मिनल जो 60,000 टन पे उसका स्टोर होगा, वो बड़ा टर्मिनल आ रहा है जिसमें 30 से 40,000 टन का जहाज भी लग सकेगा। उस पर काम हो रहा है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट उस पर बड़ी इंटरेस्टेड है, 20% उनका शेयर है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो टेक टाइम। लेकिन बात यह है कि इसकी इस सारी जो जितने भी अदारे हैं उनको मुतहर्रिक होना चाहिए और तमाम आप अदारों को अपना अपना हिस्सा इरफान साहब, ये जामशेद प्लांट आपने कहा कि बंद पड़ा है, कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं चल सका, अरबों का नुकसान भी हो रहा है, तो ये इसके बंद रहने की क्या वजूहात हैं? ये क्यों बंद है और क्यों दोबारा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है? देखें, ये पनोरा बस खुल गया तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, किसी दिन आपके सामने बैठ के बातें करेंगे, बड़ी लंबी कहानी है। और लेकिन अरबों रुपए का आज 5वां साल है, देखें वो बंद है। अगर वो लोकल प्रोडक्शन 5 से 25 मेट्रिक टन आ जाए तो हम इसको इस मुल्क को बहुत बड़ा सहारा दे सकते हैं।
फिर मैं कहूँगा कि उसको फौरी चलना चाहिए। और अब मुझे रोज़ उठ के सुबह नई खबर मिलती है कि इंशाल्लाह चल रहा है, लेकिन ये 5 साल गुजर गए, अरबों का नुकसान हो गया। आप देखेंगे उसमें ज़ेरम बादला पोर्ट के मद में कितना रुपया बाहर चला गया। तो हमारी लोकल प्रोडक्शन है तो वो आएगी तो बहुत बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है जी। और इंशाल्लाह जो एक हब के करीब एक बड़े टर्मिनल पे काम हो रहा है, अगर हुकूमत थोड़ा सा सीरियस हो जाए, जिस तरह बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा 20% डाला, इस तरह फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें थोड़ा अपना हिस्सा डाले तो वो तकरीबन उसमें आप देखेंगे 30,000 टन का जहाज एक टाइम पे लगे और 60,000 टन की जो कैपेसिटी का वो टर्मिनल, उसमें बहुत तेजी से काम होना चाहिए जी। सही। तो इरफान साहब, ज़ाहिर है चलें प्रोडक्शन बढ़ाना या के स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना शायद बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हों या इनमें वक्त लगे, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल है ये इस पर तो फौरी तौर पर ओवरनाइट कार्रवाई करके कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। ये भी एक देर पा इशू चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये इस पर क्यों नहीं अभी तक कोई टोक लगाई जा रही? सर देखें, मैं चीखो पकार कर करके थक गया हूँ। आप रोज़ आप देखते हैं मैं मीडिया पे रोज चीखो पकार, सोशल मीडिया पे चीखो पकार कर रहा हूँ। यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा सर। यहाँ पे देखें, आप अंदाजा कर लेंगे यहाँ पे मैं अब किस किस का नाम लूँ, नाम ले लेके थक गया हूँ। अब ये रोज मरा आप देख लें, कराची से लेके खैबर तक देख लें, अब क्या सूरत हाल है। रोज कीमत बढ़ती है, रोज बढ़ती जाएगी। आप देखें सरकारी कीमत 241 पर किलो है और आज बाहर निकल के देखिए आपको किसी जगह पर सरकारी कीमत पे गैस दस्तियाब नहीं है। आपको ये 200 रुपये आपको 341 भी मिल जाए तो मैं उसका के लिए तैयार हूँ। और ये कीमत बहुत बढ़ेगी अगर हुकूमत ने जिस तरह ओगरा चेयरमैन काम कर रहे हैं, अली परवेज मलिक साहब काम कर रहे हैं, इसमें फौरी तक तमाम अदारों को मुतरफ हो जाना चाहिए। और ये गरीब गैस है, इसको इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमें सबको मिलकर साथ जोड़ के बैठना चाहिए। ठीक है, चलें हम देखते हैं कि हुकूमत अब कितने संजीदगी के साथ इकदाम लेती है। आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी आपको भी ज़हमत देते रहेंगे, अपने नाज़रीन को भी अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद। ब्रेक कहते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की जानिब से साल के आगाज़ में उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत IT इंडस्ट्री को अगले 5 साल में $5 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया था और इस हदफ को हासिल करने के लिए सालाना 2 लाख IT ग्रेजुएट्स भी तैयार किए जाएंगे। इस हदफ के ताक़ुब में IT एक्सपोर्ट में माली साल के जो इब्तिदाई 10 से 11 महीने हैं उसमें 19% का इजाफा होता हमने देखा है, लेकिन मई 2025 में 1% की सालाना कमी हुई है और ये सालाना कम होकर $329 मिलियन रिकॉर्ड की गई है, जो मुसलसल 19 महीनों की ग्रोथ में हमने पहली बार देखा है कि ये कमी सामने आई है। अगर हम माहाना बुनियाद पर देखें तो IT एक्सपोर्ट्स में 4% का इजाफा ज़रूर रिकॉर्ड किया गया है, जिसने सालाना एवरेज रोलिंग को $314 मिलियन तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। मई में IT की आमदनी रोज़ाना की बुनियाद पर एवरेज 16.5 मिलियन रही है और पिछले महीने की आमदनी 15.9 मिलियन से कुछ ही ऊपर है। माली साल 2024-25 के 11 महीनों में IT एक्सपोर्ट्स 19% बढ़कर तकरीबन 3.5 बिलियन तक पहुंच गई हैं और इसमें जाहिर है कि हुकूमत ने भी कई इक़दाम किए हैं, जैसे खुसूसी फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट की लिमिट को 35% से बढ़ाकर 50% तक ले जाना और मकामी IT कंपनीज़ की आलमी शराकत दारी को बढ़ाना भी इसमें शामिल है। तो साथ एक्सपोर्टर्स को अपनी आमदनी को बैरून मुल्क इक्विटी में सरमायाकारी की इजाज़त देना भी इसमें शामिल है। मकामी कंपनीज़ ने इंटरनेशनल बिजनेस लाने के लिए सऊदी अरब में लीप 2025 में और फिर वेब समिट कतर 2025 जैसे आलमी इवेंट्स में शिरकत की। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के मुताबिक 62% IT कंपनीज़ खुसूसी गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स को बरकरार रखती हैं और इस रवां साल इक्विटी इन्वेस्टमेंट एब्रॉड से एक्सपोर्टर्स गैर मुल्की आमदनी के निस्फ से ऑफशोर इदारों में शेयर होल्डिंग हासिल कर सकते हैं। बजट आया, बजट में भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हुई IT की जिस पर सॉफ्टवेयर हाउसेस की जानिब से IT प्रोफेशनल्स की जानिब से एक रिएक्शन सामने आया कि बेहतर तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता था अगर इस सेक्टर को ऊपर लेकर जाना है। तो अब ओवरऑल इस पर IT प्रोफेशनल्स का क्या रिएक्शन है, ये एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ेंगी और जो ये माइनर एक हमने इसमें कमी देखी है पिछले महीने उसकी क्या वजूहत हैं। सजाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन पातशाह के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सजाद साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब बजट से जो IT के वाबस्ता अफराद को IT के सेक्टर को जो तवक्कुआत थी, क्या आपकी वो तवक्कुआत पूरा हुई हैं या इस सेक्टर पर थोड़ा सा ख़ास फोकस हुकूमत को करना चाहिए था? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे ये मौका दिया। बिल्कुल जी, हमारी तवक्कुआत से तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। हमारी गवर्नमेंट से दो ही रिक्वेस्ट थी। एक हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जो टैक्स पॉलिसी है उसमें कॉन्टीन्यूटी आए।
अगर आपको याद हो, हम लोग आईटी इंडस्ट्री पिछले चंद माह पहले DFDI का जो इवेंट हुआ था, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसके अंदर हम लोग $600 मिलियन हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट किए थे, करवाए थे फॉरेन कंपनी से। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट थी कि जो भी पॉलिसी आज है उसमें हमें मजीद कोई टैक्स ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, उसको काइंडली आप अगले 10 साल के लिए अनाउंस करें, ताकि जिसने भी इन्वेस्ट किया है उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि एड हॉकिज्म नहीं होगा और पॉलिसी अगले 10 साल तक कंटिन्यू रहेगी। गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रेंज सा टैक्स पॉलिसी है, क्योंकि हम पेरोल को बहुत हाईली टैक्स करते हैं, लोगों की सैलरीज को, और आईटी इंडस्ट्री का पेरोल, क्योंकि हमारे तो एसेट्स ही हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सो पेरोल इंक्रीज पेरोल टैक्स का सबसे ज़्यादा कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि हमारे लोगों की बड़े हाईली पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, और होते ही एम्प्लॉयज़ हैं, और तो हमारी मशीनें ऐसा कोई नहीं होती। सो हमारा जो टिपिकल बंदा हायर होता है वो तकरीबन लाख, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है तकरीबन 1 लाख रुपए होता है, और 2-3 साल का एक्सपीरियंस बंदा 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए बड़े आराम से कमा रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी स्ट्रेंज गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी है कि अगर एक बंदा पाकिस्तानी कंपनी के लिए एक नौकरी करे तो वो 30% महंगा पड़ता है पाकिस्तानी कंपनी को, कंपेयर टू अगर वही आदमी एक इंटरनेशनल हमारे ही कंपेटिटर के लिए काम करे। सो इफेक्टिवली गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो हमारे कंपटीशन को सब्सिडाइज कर रही है बाय अप टू 30%। सो हमारी ये रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो इनकंसिस्टेंसी है टैक्स सिस्टम के अंदर, उसको थ्रू पॉलिसी काम करें, टैक्स रेट ऊपर करें नीचे करें, दैट्स अप टू देम। पेरोल का टैक्स हमारे ख्याल में सबके लिए काम करना चाहिए, पर अगर वो नहीं कर सकते हो तो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। वो काम करते हैं, ज्यादा कर रहे हैं, इट्स अप टू देम, पर डिस्पैरिटी ना हो। ये ना हो कि एक बंदा एक कंपनी के लिए काम करे तो उस कंपनी को वो एम्प्लॉय 30% महंगा पड़े, और वही रिसोर्स अगर किसी और कंपनी के लिए काम करे, इंटरनेशनल कंपेटिटर के लिए काम करे, तो उस कंपनी को 30% सस्ता पड़े। तो सर ये जो पॉलिसी है, ये इससे फ्रीलांसर्स भी, इससे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी, और जो आईटी एक्सपोर्टर्स हैं वो सबके सब इससे मुतासिर होंगे, या जो जिन कंपनीज में एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं सिर्फ वही इससे ज़्यादा मुतासिर होते नजर आएंगे? सर इससे सारे जो यहाँ पे कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और हमारा अगर आप देखा जाए तो 90% एक्सपोर्ट तो कंपनीज करती हैं, सबसे ज्यादा इससे हमारी कंपनीज इंपैक्ट होती हैं, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग टू सी कंपनीज 2 काम करेंगी इसके बाद। एक काम कंपनी ये करेंगी कि बहुत सारा वो कैपिटल पाकिस्तान लाना बंद कर देंगी, ठीक है, और जो हम देख रहे हैं जो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जिससे हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। दूसरा, हमारा एक बड़ा नेचुरल स्टैंस होगा कि जब वो कैपिटल बाहर पड़ा होगा तो जॉब्स भी पाकिस्तान से इवेंचुअली चली जाएंगी, और हम ये भी ट्रेंड देखना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी बड़ी कंपनीज अब पाकिस्तान के अंदर से रिसोर्सेज हायर नहीं कर रही। वी हैव टू रियलाइज कि इस वक्त इकोनॉमीज आर कंपीटिंग विद इकोनॉमीज। जो आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो देख रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में कंपनी खोलते हैं, हमें 30% महंगा पड़ता है वही रिसोर्स, तो हम वही काम जाके वियतनाम में क्यों ना कर लें, इंडिया में क्यों ना कर लें, किसी और जगह क्यों ना कर लें। सो हमारी कंपनीज के साइजेस छोटे होंगे, हमारी एक्सपोर्ट कम होगी, और ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसे गवर्नमेंट को सीरियसली देखना चाहिए। तो सर साहब, ये जो नई पॉलिसीज हैं, जो नई टैक्स पॉलिसीज हैं, वो तो 1 जुलाई से अप्लाई होंगी, तो उनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो उनके इम्पैक्ट्स हैं वो हम अगस्त या सितंबर में कहीं जाकर हमारे वो सामने आएंगे। जो अभी मई के फिगर्स हमने देखे हैं, 18 महीनों के बाद, 19 महीनों के बाद ये जो 1% की, क्योंकि बहुत माइनर सी इसमें कमी है, लेकिन ये डिक्लाइन क्यों आया 1% का भी, जबकि हम 19 महीनों से मुसलसल ग्रोथ की तरफ जा रहे थे? जी, ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये ट्रेंड का शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो इनकंसिस्टेंसी टैक्स पॉलिसी की थी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इन द करंट फॉर्म, इन द करंट जो 2023-24 का बजट था, ये उसके अंदर 24-25 का बजट था, ये उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये इनकंसिस्टेंसी आज भी है जो हम कह रहे थे रिमूव करें, और इसका इम्पैक्ट अब आना शुरू है। अभी ये 1% है, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, एंड वी विल इंक्रीजिंगली सी कि हमारा ग्रोथ रेट पहले कम होगा, फिर फ्लैट होगा, और फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा अगर हमने ये मसला हल ना किया। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम $600 मिलियन की लेके आए थे, वो सारी की सारी भी अब अक्सर ऑन होल्ड पे चली गई हैं। उसके बाद आप देखिए इस टैक्स के अंदर एक बहुत अजीब सा कानून इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर को ये राइट दिया है दैट दे कैन अरेस्ट एनी CEO, एनी CFO एंड एनी डायरेक्टर विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। लेकिन अब उस पर सजा साहब एक नई पॉलिसी, एक क्लैरिटी आई है कि वो अब एक कमेटी को वो इख्तियारात मुंतकिल किए जाने, क्योंकि उस पर ही बहुत रिएक्शन सामने आया था बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। जी, ऑब्वियसली, पर इसके आप कोर्ट ऑर्डर करें ना,
इसको कोर्ट के साथ लेके जाएं। अरेस्ट का काम तो कोर्ट का होता है, अरेस्ट का काम किसी कमेटी का तो नहीं होता ना। 4 लोग, कमेटी भी उन्हीं लोगों की है। सही। अच्छा, अब जहाँ से हम देख रहे हैं कि जब रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह सोलर पैनल्स पर पहले 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ आई, लेकिन जब पब्लिक रिएक्शन आया तो आपने देखा होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब उसको हम 10% पर ला रहे हैं, यानी एक मिड वे उन्होंने निकाला। तो अब आप लोग की जानिब से कोई मिड वे एडवाइस ऐसी है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके कि हुकूमत की भी फेस सेविंग हो जाए और आप लोगों का भी काम बेहतर अंदाज से चलता रहे? सर, हम तो कह रहे हैं हमसे मिलके बैठ के बात तो करें, फिलहाल तो हमसे बात ही कोई नहीं कर रहा। वी डोंट नो विच किस दरवाजे को खटखटाए। हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास भी गए हैं, हम SIFC के पास भी गए हैं, हम FBR के पास गए हैं, अभी तक हमें सिर्फ सर्कल्स भी दे के जा रहे हैं। आई डोंट नो हमारी इंडस्ट्री से इस कदर दुश्मनी क्यों है। लेकिन आप फ्यूचर में तो आपकी इंडस्ट्री को गेम चेंजर के तौर पर और उस पर भरपूर फोकस किया हुआ है और उसको पहले 10 बिलियन फिर 20 और फिर 25 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने का जो प्लान है। सर, ये देखें अगर आप टैक्सेशन और फिजिकल पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे तो हमें ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट एंड वी आर वेल ऑन आवर वे टू अचीव दीज टारगेट्स। हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, इसमें एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है कि हम ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये कोशिश ये करनी है कि हम ये टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करें, जिसके लिए हमें ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसमें गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन ही बढ़ेगी, और जिस रास्ते पे जा रहे हैं उससे फॉरेन एक्सचेंज भी कम होगा, टैक्स कलेक्शन भी खत्म होगी। इट इज एज सिंपल। आई डोंट नो ये समझ क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, चलें, उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी आवाज़ काम बाला तक पहुंचे और आप लोग के साथ बैठकर एज स्टेक होल्डर आपसे भी मशवरे लिए जाएं और फिर एक बेहतर टैक्स पॉलिसी और एक बेहतर निज़ाम के तहत इस सेक्टर को आगे चलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।